साल 2024, गर्मी के वो दिन तो आपको याद ही होंगे। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कन्फर्म किया कि 1901 से जब से हमारे देश में टेम्परेचर का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तब से लेकर आज तक साल 2024 भारत का सबसे गर्म साल रहा। इस साल देश का एवरेज टेम्परेचर था 25.75 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। सुनने में यह डिफरेंस भले ही आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन क्लाइमेट साइंस में यह बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। इससे पहले रिकॉर्ड 2016 का था, जब टेम्परेचर नॉर्मल से 0.54 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, लेकिन 2024 ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए पिछले 123 सालों की गर्मी को पीछे छोड़ दिया। IMD says 2024 was India's warmest year on record since 1901. लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी साल जब एक तरफ गर्मी का कहर अपने चरम पर था, वहीं दूसरी तरफ फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने भी तबाही मचाई। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 366 में से 322 दिन यानी लगभग 88% दिन भारत में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए। लेकिन यह सिर्फ एक साल की बात नहीं, बल्कि ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। 2023 में 87% दिन और 2022 में भी 86% दिन ऐसे ही गुजरे थे जब मौसम ने अपना कहर दिखाया। और अब अगर 2025 को देखें तो फरवरी का महीना 125 सालों में सबसे गर्म रहा। फिर आता है मई का महीना, जब देश के अधिकांश हिस्सों में नॉर्मल गर्मी के बजाय अचानक ठंडक और लगातार बारिश देखने को मिली। आईएमडी के अनुसार यह 1901 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला मई का महीना था। अब इन सारी घटनाओं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत में लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और नेचर का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ मौसम का एक सामान्य उतार चढ़ाव है जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं, बल्कि इन सब के पीछे का एक मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। Climate change is a pressing global challenge. लेकिन ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या हम इस क्राइसिस से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? We are already in trouble. The stability we all depend on is breaking. This story is one of inequality as well as instability. Today, those who've done the least to cause this problem. जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर और मौसम के पैटर्न्स में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। अब आप कहेंगे कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। पृथ्वी का क्लाइमेट तो हज़ारों सालों से बदलता रहा है। कभी आइस एज आया तो कभी गर्मी बढ़ी, पर यह सब होने के पीछे नेचुरल कॉज थे, जैसे सूरज से आने वाली एनर्जी में बदलाव, ज्वालामुखी विस्फोट या पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के एंगल में हल्का सा बदलाव। लेकिन जो बदलाव आज हम देख रहे हैं वो नेचुरल नहीं, इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है जितनी पिछले हजारों लाखों सालों में कभी नहीं देखी गई। और इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान और हमारी एक्टिविटीज़। यह ग्राफ पिछले 2000 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि सदियों तक ये तापमान लगभग स्थिर था, बस छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन कोई बड़ा और अचानक बदलाव नहीं। लेकिन फिर यहाँ देखिए, लगभग 150 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि यह ग्राफ सीधा ऊपर जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय? ये वो समय था जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने दूसरे फेज़ में चल रही थी। इंसानों ने ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर कोयला और दूसरे जीवाश्म ईंधन जलाने शुरू कर दिए, और इसी के साथ हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ने लगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक नेचुरल कंबल की तरह काम करते हैं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन पूरी गर्मी को वापस स्पेस में जाने से रोक लेती है। वैसे यह कंबल हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी एक बर्फीला गोला होती और यहाँ जीवन संभव नहीं होता। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस नेचुरल कंबल को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा कर दिया है, जिस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से ये ग्रीन हाउस गैसें इतनी बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल। पूरी दुनिया में होने वाले टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस का करीब 90% हिस्सा फॉसिल फ्यूल्स के कारण ही होता है। भारत में आज भी हमारी बिजली का लगभग 70% हिस्सा कोयले को जलाकर ही बनाया जाता है। ये पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें हवा में छोड़ रहे हैं। लेकिन यह समस्या और गंभीर तब हो जाती है जब इंसान ने पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। पेड़ और जंगल हमारे ग्रह के लंग्स की तरह होते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन खेती का विस्तार करने के लिए डेवलपमेंट के नाम पर और शहरीकरण की वजह से हर साल करोड़ों हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए जाते हैं। भारत में पिछले 30 सालों में वनों की कटाई की दर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। खासकर 2015 से 2020 के बीच यह समस्या और तेजी से उभरते हुए नजर आई। एक रिपोर्ट के अनुसार इस 5 साल के दौरान भारत ने लगभग 6 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा जंगल खो दिए और इसी के साथ भारत ब्राज़ील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वनों की कटाई करने वाला देश बन गया। यानी एक तरफ हम हवा को लगातार पॉल्यूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस पॉल्यूशन को साफ करने वाले पेड़ों को ही खत्म करते जा रहे हैं। अब यहाँ भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक ज़रूरी सवाल आता है। अक्सर कहा जाता है कि भारत का पर कैपिटा एमिशन अमेरिका और चीन जैसे देशों से काफ़ी कम है, जो कि सच भी है। दुनिया की लगभग 17% आबादी होने के बावजूद भारत का टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस लगभग 7% ही। लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी और तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी एनर्जी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिट करने वाला देश है। और अगर हम डेवलपमेंट के लिए यही रास्ता अपनाते रहें तो आने वाले समय में हमारा इमिशंस और भी बढ़ता जाएगा। हमने शुरू में ही देखा कि आज भारत में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पहले के मुकाबले कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ना जाने अब तक इन्होंने कितनी तबाही मचाई। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाला समय और भी विनाशकारी होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इंडिया में हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। साथ ही देश भर में एक्सट्रीम वर्षा की घटनाएं लगभग 43% तक बढ़ सकती है। यानी जो एक्सट्रीम वेदर आज हमें एक बड़ी आपदा की तरह लगते हैं वही कल हमारी ज़िंदगी का नया नॉर्मल बन सकता है। इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। लेकिन अब खेती पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश और बाढ़, इन सब ने खेती को बेहद अनिश्चित बना दिया है। सिचुएशन और गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारे 60% खेती वर्षा आधारित है, यानी मानसून पर टिकी हुई है। और अनुमान है कि 2050 तक वर्षा आधारित चावल के उत्पादन में 20% तक की गिरावट आ सकती है और 2080 के दशक तक यही गिरावट लगभग 47% तक पहुंच सकती है। इसी तरह गेहूं के उत्पादन में भी 2050 तक लगभग 19% और 2080 के दशक में लगभग 40% तक कम हो सकती है। लेकिन इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि हम सब पर पड़ेगा। जब उत्पादन कम होंगे तो अनाज और खाने पीने की चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और तब देश में पहले से मौजूद कुपोषण की समस्या और भी गहरा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि 2010 के बाद से हिमालय के ग्लेशियर पिछले दशक की तुलना में 65% ज़्यादा तेज़ी से गायब हो रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो इस सदी के अंत तक हिमालय अपने 80% ग्लेशियर्स खो सकता है। शुरुआत में इनके पिघलने से नदियों में पानी बढ़ेगा और बाढ़ आने का खतरा होगा, लेकिन भविष्य में यह नदियाँ सूखने की कगार पर होंगे। लेकिन सिर्फ हिमालय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 2040 तक मुंबई का लगभग 10% हिस्सा बढ़ते समुद्र के पानी में डूब सकता है। इसी तरह चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम जैसे दूसरे शहरों पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। अब जरा सोच कर देखिए, जब खेत बंजर हो जाएंगे, बाढ़ घरों को तबाह कर देगी और समुद्र शहरों को निगलने लगेगा, तब लोग क्या करेंगे? वो अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी यादें सब छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे कहते हैं क्लाइमेट माइग्रेशन। सिर्फ 2024 में ही भारत में 54 लाख लोग क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। 4.5 करोड़ लोग, यह कई देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। अब यहाँ सामने आता है एक कड़वी सच्चाई, क्लाइमेट इंजस्टिस, यानी जो इस संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, जैसे गरीब, कमज़ोर
और हाशिए पर रहने वाले लोग वो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, जबकि अमीर वर्ग जिनके लाइफ स्टाइल से सबसे ज़्यादा इमिशंस होता है वो अपने रिसोर्सेज की मदद से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे इन समस्याओं से निपटना चाहते हैं तो हमें 2 मेन डायरेक्शंस में काम करने होंगे। पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना, क्योंकि यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और इसलिए दुनिया भर में कई बड़े समझौते और वादे किए गए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। भारत ने भी अपने तरफ से एक बड़ा टारगेट सेट किया है, 2070 तक नेट जीरो हासिल करना, यानी इमिशंस और उसके एब्जॉर्प्शन को बैलेंस करना। अगर देखा जाए तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में आज दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में शामिल है। हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। इसका जो मेन मकसद था फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयले और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम करना, वो हो ही नहीं रहा। हकीकत ये है कि हमारी एनर्जी डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये नए सोर्सेस बस उस नई डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं, जबकि कोयले का पुराना उपयोग कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट्स आज भी नए कोल माइंस को अप्रूवल दे रही है और थर्मल पावर प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो इस गैप को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, अडेप्टेशन, यानी जो इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण उसके लिए खुद को तैयार करना। इन बढ़ते डिजास्टर्स के बीच गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सही मैनेजमेंट और प्लानिंग करना, ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो। पर हकीकत में हो क्या रहा है? हिमाचल और उत्तराखंड जैसे सेंसिटिव पहाड़ी इलाकों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने आपदाओं को कई गुना ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। हर साल जब बारिश होती है तो शहर पानी से भर जाते हैं, जैसे मुंबई, जहां पुराना और वीक ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण, या फिर ऐसे शहर जहां अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ने पूरी ड्रेनेज सिस्टम को तबाह कर दिया है। अगर इन समस्याओं को ठीक किया जाए तो हालात को और ख़राब होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को ये समझना होगा कि उनका कार्बन फुटप्रिंट क्या है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। इसलिए स्कूल्स में क्लाइमेट एजुकेशन लाना और बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में प्रैक्टिकली सिखाना बहुत ज़रूरी है।